नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे आवाज़ की लकीर, जिसे लिखा है सविता पाठक जी ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक जूतियों की दुकान पर ग्राहक नहीं आए थे। तरह तरह की जूतियाँ पत्थरों पर सजा कर रखी गई थी। ज़रा ये वाला दिखा, कहकर जीतो ने जरी वाली जूती उठा ली। जूती हाथ में थामकर जीतो पत्थर पर बैठ गई। शरीर को यूं सीधा किया मानो अगले पत्थर से टिक कर लेटने जा रही हो, लेकिन यह करने के बजाय उसने अपने पैरों को उचकाया। बड़े ही कायदे से अपने फटे प्लास्टिक के जूतानुमा जूती से पाँव को निकालकर अगले पत्थर पर टिका दिया। उसके बाद अपने पाँव निकालकर इत्मीनान से हाथों से पोंछा। उसके पांव ऐसे थे जैसे गंगा के बालू के कगार सर्दियों में कटकर दिखने लगते हैं। जीतो ने दरारों को सहलाया। वह जिन खुरदुरी उंगलियों से सहला रही थी, उसकी दरारों पर हल्की कालिक सी जमा थी। फिर पांव में सुनहरी जरी वाली जूती डाली। जूती डालकर उसने पांव जमीन पर नहीं रखा, उसे पत्थर पर रखा। यूं रखा जैसे कोई देवता को धर रही हो। उसने देवता पर हाथ फिराए, एक बार नहीं 3 बार। फिर एकदम से बोल पड़ी, नारी, ये तो मेरे पाँव में ना जमती। कहकर उसने जूती को उतार दिया। अधेड़ उम्र की दुकानदारन अगले गांव की ही थी। वो और उसका परिवार मोजड़ी और जूतियां बनाने का काम करता है। गांव में बनी इन जूतियों में मेहनत की लागत तो खूब थी, लेकिन कमाई उतनी नहीं थी। शहर कोई थोक के भाव ले जाता था, जिससे कुछ बहुत ही कम बचता था, लेकिन फिर भी काम चल ही रहा था। गांव के एक स्कूल में आज मेला लगा है। वहां शहर से कई मास्टरनियां और बच्चों के माता पिता आए थे। स्कूल पहाड़ी की तलहटी में बसा है। आसपास ना तो दुकानें हैं, ना ही कोई बिल्डिंग। अभी मेला जमा नहीं था। मैदान के मुख्य हिस्से में कुछ नाच गाना हो रहा था। गेट के पास ही अगले गांव के चौराहे पर छोटी सी दुकान चलाने वाला श्यामलाल दाल की पकौड़ियाँ तल रहा था। गांव के बच्चों के लिए उसने आलू को पतला पतला काट कर फिंगर चिप्स भी बनाए थे। उसके दोनों कारिंदे बाहर ट्रे सजा रहे थे। लाल लाल फिंगर चिप्स पर बच्चों का ध्यान जाएगा ही, लेकिन दाल की पकौड़ियों को भला कौन छोड़ेगा। भीड़ भी तो उसी की दुकान पर लगने वाली थी। मेले में अलग अलग तरह के लोग आए थे, लेकिन ज़्यादातर आसपास के छोटे मोटे दुकानदार थे। कुछ तो आज के दिन ही दुकानदार बने थे। इसके पहले उन्होंने कभी दुकानदारी नहीं की थी। यहाँ अचार वाला और किताब वाला भी था। टीट के अचार और लिसोड़ी के अचार का डिब्बा सजा था। गांव के सुंदर ने शहद की शीशियां भर रखी थी। सबको उम्मीद थी कि शहर के लोग कुछ न कुछ तो ज़रूर लेंगे। सुंदर शीशियों को एक कोने पर रखकर नाच गाना देखने के लिए मैदान में चला गया। जूतियों की दुकान पर जीतो ही ग्राहक थी। वैसे तो ग्राहक नहीं थी। जीतो और उसका पति बाबूराम मास्टर जी के कहने पर टोकरियों की दुकान लगाकर बैठे थे। 75 बरस की जीतो अपने पति के साथ टोकरी की दुकान पर बैठी थी। दोनों मिलकर शहतूत और लेंटिना की झाड़ियों को काट कर लाते हैं, फिर उसको छील कर उसका टोकरा बुनते थे। उनकी अपनी कोई खेती बाड़ी नहीं थी। कुछ दूसरे के खेत में काम करके या अब बुढ़ापे में झौवा और टोकरी बुनकर काम चला रहे थे। गांव के मास्टर जी ने उन्हें कहा कि तुम लोग यहीं स्कूल में आकर टोकरी बुनना, कुछ छोटी टोकरियां भी बनाना। जीतो के आदमी का पूरा ध्यान अपने काम पर था। दोनों पति पत्नी इतने बरस से टोकरियां बनाते हैं कि शहतूत और लेंटिना की झाड़ उनके शरीर के रंग की लगती थी। जीतो का आदमी घर पर भी यही काम करता था। यहाँ पर पत्थर पर बैठकर करने में क्या बुराई थी। घर पर 2 बकरी थी और 2 पोतियाँ। बेटा बहू दिल्ली जाकर मजदूरी करते हैं, 20-25 दिन में आते हैं। किसी तरह घर चल जाता था। बुढ़ा इस बात से बेखबर था कि जीतो जूतियों की दुकान पर बैठकर नाप दे रही है। जीतो का ध्यान तभी घुंघरू वाली जूतियों पर गया। चमड़े की जूती के ऊपर वाले हिस्से पर सिल्वर रंग के घुंघरू लगे थे। उसने दुकानदार से कहा, जरा ये वाला निकालना। दुकान वाली ने भी कुछ न कहा।
जीतो ने फिर से अपने प्लास्टिक वाली जूतियां निकाली। तभी समझ आया कि प्लास्टिक की जूतियों को उसने पीछे से सिलवा रखा है। सिलाई भी इतनी धुंधला गई है कि जूतियों का हिस्सा सा लगने लगी है। वैसे सिलाई होती तो जीतो की फटी एड़ियों की भी हो सकती थी। जीतो ने फिर अपने पांव पत्थर पर रखे। अब की बार उसने अपने पैरों को आंचल से पोंछा, फिर बड़ी ही नफासत से अपने पांव उसमें डाले। उसका झुर्रियों वाला चेहरा लजाकर लाल हुआ जा रहा था। थोड़ी तो लटक कर यूं लाल हो रही थी जैसे कोई लाल लट्टू हो। उसने फिर धीमे से पांव थोड़े कम ऊंचे पत्थर पर रखकर खनकाए। अजी देखो तो, उसने अपने पति को आवाज लगाई। बाबूराम अपनी टोकरी की बुनाई में मगन थे, उंगलियों को बार बार पानी में भिगोते, फिर एक तेज चाकू से डंडी में चीरा लगाते और टोकरी की अगली बुनाई में जोड़ देते। चाकू भी घिसते घिसते यूं हो गया था जैसे छोटी सी हंसिया हो। एक पांव से टोकरी की तली वाला हिस्सा दबाए, दूसरे हाथ से वो नई डंठल लगा रहे थे। उनका ध्यान उसमें रमा हुआ था। 2 बार की आवाज में तो उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। बुढ़ी को गुस्सा आ गया। उसने छम से पैर पटका। जूती के घुंघरू बज उठे। देख भी ले करम का जला। बाबूराम ने पलटकर जीतो की ओर देखा। उनके चेहरे पर झेप की एक लकीर सी उभर आई। इस उम्र में उनका चेहरा और चेहरे की हड्डी दोनों का हिसाब किताब अलग हो चुका था। आज तो उनके चेहरे का चमड़ा और हल्का सा नीचे झूल गया, जैसे पानी भीगी उंगलियों से चीरा लगाने पर डंठल का छिलका लटक जाता है। सनक गई है बुढ़िया, कह के बुढ़े ने सिर टोकरी में गड़ा लिया और उंगलियों को फिर पानी में डुबा दिया। कहा तो उसने धीरे से था, लेकिन औरत ने समझ लिया। उसने भी कहा, बुढ़ा तू बस टोकरी में लगा रहे। जीतो ने थोड़ी देर अपने पाँव को निहारा, फिर आहिस्ता से जूती उतार कर दुकान वाली को पकड़ा दिया। दुकान वाली से कहकर 2 और जूतियां निकलवाई। ये मोजड़ी से थोड़ी हटकर थी। उनके ऊपर धागे की कढ़ाई हुई थी। एक जूती के ऊपर 2 फूल और पत्ती बने थे, तो दूसरे पर मेहंदी जैसा डिजाइन बना था। दुकानदारन ने कहा, है ना सुंदर? जीतो ने हामी भरी। फिर उसने दुकानदारन के पाँव को देखा। उनमें सादी सी चमड़े की जूती थी। वह देखने में मजबूत लग रही थी। जीतो ने उससे मिलती जुलती जूती की तरफ इशारा करके पूछा, ये कितने की है? दुकान वाली ने कहा, 250 की। कम ना करोगी? बोल ताई, कितने पैसे देगी? जीतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जूती को हाथ में लिया, फिर खूब ध्यान से देखने के बाद बोली, ले तो लूं, लेकिन दिन भर तो सूखा गीला करना है, ये कहाँ चलेगी? फिर उन्होंने अपनी जूती की ओर निगाह डालकर कहा, वैसे ये तो अभी चल रही है, क्या पैसा गीला करना, क्या ज़रूरत पड़ी है? बोलते हुए उन्होंने अपनी जूती को यूं प्यार से देखा मानो वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। उसको उन्होंने हल्के से हाथ से पोंछा, मानो जूती न हो, उनकी बकरी हो, जिसे दुलराए बिना उनका दिन न शुरू होता हो। दुकानदारन भी मुस्कुरा रही थी। दोनों का मन सायन हो रहा था। दोनों को एक दूसरे की माली हालत मालूम थी। शायद मैदान में नाच गाना खत्म हो गया था। लोग बाग इस छोटे से मेले की ओर रुक कर रहे थे। बुढ़े बाबूराम ने जीतो को आवाज लगाई। मेले में बाबूराम की पहली टोकरी बिकी थी। जेब में 150 रुपए आए थे। इतनी जल्दी और इतनी गर्म जेब कब हुई बाबूराम की, याद भी नहीं पड़ रहा था। उसकी मंद मुस्कुराहट चेहरे की झुर्रियों में पानी की तरह तैर रही थी। अब तो इस गैल आजा। बाबूराम के आंखों पर पिछले साल जाली पड़ गई थी। कुछ नहीं दिखता था। 2 महीने पहले ही उसकी आंख बनी थी। आवाज लगाते हुए उसने जीतो की ओर देखा। जीतो ने मैरून रंग के घाघरे पर गहरे नारंगी रंग का ओढ़ना लिया था। उस पर नीले सुनहरे मोर बने थे। घाघरा और ओढ़ना बहुत पुराना होकर घिस चुका था। सब कुछ बहुत धुंधला हो गया था, लेकिन बाबूराम को सब कुछ जस का तस दिख रहा था। बाबूराम ने फिर धीरे से छेड़ लगाई, अरे बुढ़ी, जेब में पैसा ना है, हवाबाजी कर ली हो तो इधर आ जा। जीतो अपने फटे सिले प्लास्टिक के जूते नुमा जूती को मचमचाते उधर की ओर बढ़ गई।
बाबूराम को घने दिनों बाद छम छम जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। यदि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं और मेरे द्वारा किया गया वाचन भी अच्छा लग रहा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।